हेलो फ्रेंड्स, दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर सर्कल। सर्कल चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। शुरुआती दो लेक्चर्स में हम लोग सर्कल की बेसिक डेफिनेशन, सर्कल का जो है डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है, और सर्कल का सेंटर रेडियस कैसे निकाला जाए, सर्कल का टेंजेंट कैसे निकाला जाए, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग जो है पढ़ चुके हैं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉर्मल ऑफ ए सर्कल से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सर्कल का नॉर्मल क्या होता है। जब से सबसे पहले अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, तो सर्कल के मान लिया किसी पॉइंट पे अगर एक मैं टेंजेंट खींच दूं, मान लीजिए इस पॉइंट पी पे एक मैंने टेंजेंट खींच दिया। अब इससे परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन में खींचूं तो निश्चित रूप से वो सर्कल के सेंटर से पास होता है। एक क्लास 10th लेवल का थ्योरम है जिसको आप अच्छे से जानते हैं। और यही जो लाइन होती है ना, मान लीजिए मैं इसको सेंटर को नाम ओ दे दूं, तो जो ये ओपी लाइन होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ अगर सर्कल का एक सर्कल है और उसके किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींचा, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन खींचे उसी को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। और सर्कल का नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होता है, सर्कल के सेंटर से पास होता है। तो अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल is a line which is perpendicular to the tangent to the curve एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन खींचे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। और सर्कल का जो नॉर्मल होता है, एवरी नॉर्मल ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द इट्स सेंटर। सर्कल का जो नॉर्मल होता है हमेशा उसके सेंटर से क्या करता है, पास करता है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर नॉर्मल एक लाइन होती है तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकाला जाए। अब इसके लिए देखिए होगा क्या कि सर्कल, सपोज सर्कल किसी कोई पॉइंट, सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, ठीक है, जहां पे आपने टेंजेंट खींचा था। तो अब वहां पे जो है उसी के परपेंडिकुलर की लाइन खींच रहे हैं आप ओपी, जो कि नॉर्मल कही जाएगी। सर्कल का सेंटर तो हमें पता ही होता है, सर्कल का सेंटर में पता होता है। और चूंकि पी पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा और सर्कल का सेंटर सर्कल के इक्वेशन से हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर मुझे दो पॉइंट पता हो जाए तो किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सपोज आपको सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसके पॉइंट x1 y1 पे आपको नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। इसके पॉइंट x1 y1 पे आपको क्या लिखना है, नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो कितना होता है, 0,0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फिगर बना देता हूँ, ये सेंटर में बना देता हूँ। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0,0। और ये पॉइंट को मैंने कह दिया P(x1 y1), ठीक है। अब मुझे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, मतलब पीसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। और दो पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस सर्कल के लिए, कौन सा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए पॉइंट x1 y1 पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 अपॉन x1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मान लिया कि सर्कल आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में ना देखे, बल्कि हमारा जो सर्कल का इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में अगर दिया हो। जनरल फॉर्म का मतलब क्या हो गया, सर्कल का जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सर्कल का क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। अब इसके पॉइंट x1 y1 पे अगर हमको नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट मैंने खींचा, ये x1 y1, यहाँ पे टेंजेंट खींचा और ये इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचा जिसको हम लोग नॉर्मल बोलने वाले हैं, ठीक। ये सर्कल का सेंटर हो गया। और इस जो इक्वेशन होता है इस केस में सर्कल का सेंटर कितना होता है, माइनस जी माइनस एफ होता है, ये आपको मालूम ही है। और x1 y1 पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो दो पॉइंट मुझे पता हो गई और दो पॉइंट अगर पता हो जाए तो लाइन का इक्वेशन लिखा जा सकता है आसानी से। तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसके इक्वेशन को, y माइनस वाई वन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस वाई वन, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं y1 प्लस एफ अपॉन कितना हो जाएगा, x1 प्लस जी हो जाएगा, x1 प्लस जी और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा नॉर्मल का इक्वेशन, ठीक है। जब कब, जब सर्कल का इक्वेशन क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। उस केस में x1 y1 पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें जो आगे नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना है, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस, द ग्रेटेस्ट एंड
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल, ठीक है। किसी भी पॉइंट की किसी सर्कल से लीस्ट और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, फ्रॉम ए सर्कल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ इसको, ठीक है। फ्रॉम ए सर्कल, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल क्या होता है, आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। तो देखिए लीस्ट और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। सपोज एक सर्कल आपको एक दिया हुआ है, ये सर्कल है, ठीक है। और एक पॉइंट है, मान लिया कि वो इसके बाहर है, आउटसाइड में है, ठीक है। अब इस पॉइंट की इस सर्कल से आपको मिनिमम डिस्टेंस बतानी कितनी होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ आपको इसके सेंटर को उससे ज्वाइन करवाते हुए, मतलब यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन खींचनी है जो कि इसके सेंटर से क्या होती हो, पास होती हो। मतलब ये नॉर्मल के अलॉन्ग ही हमको मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस हमको क्या होता है, मिलता है, ठीक है। नॉर्मल के अलॉन्ग ही हमको मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस मिलता है। और नॉर्मल आपको पता ही है कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है। तो सेंटर को ज्वाइन करवाते हुए ये पॉइंट सपोज है आपका x1 y1, मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है। सर्कल का सेंटर को मान लीजिए मैं C कर देता हूँ, और ये जो पॉइंट है इसको मैं B कर देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं D कर देता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट A की सर्कल से मिनिमम जो डिस्टेंस होगी वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम सर्कल इज इक्वल टू, वो कितना होगा, AB होगा, ठीक है। अब देखिए AB निकालने में थोड़ी सी हमको दिक्कत आएगी क्योंकि B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको AB को लिख सकते हैं AC, और माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, क्योंकि BC तो हमारा रेडियस है, BC हमारा क्या है, रेडियस है। और AC डिस्टेंस को हम लोग इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको पता ही होता है और पॉइंट A का कोऑर्डिनेट पता है, तो AC डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं और रेडियस हमें सर्कल के इक्वेशन से पता लग जाएगा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, AC माइनस R आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस की अगर बात कर लें, ठीक है, मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम सर्कल, ठीक है। इसकी अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हमारी होती है ना, वो कितनी होती है, वो होता है AD होता है। वो कितना होता है, AD होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, AD होता है। लेकिन D का कोऑर्डिनेट चूंकि हमको पता नहीं होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखेंगे। AD को मैं लिख सकता हूँ AC प्लस CD, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि C के कोऑर्डिनेट, C तो सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको पता ही होता है, तो आसानी से हम लोग AC डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और CD डिस्टेंस किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। CD डिस्टेंस हमारा किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो हमारी जो मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, AC प्लस R आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि सेंटर से डिस्टेंस में अगर रेडियस को ऐड कर दें तो मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी, और सेंटर से डिस्टेंस में से रेडियस को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी मिनिमम डिस्टेंस आ जाती है, कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के बाहर अगर आपको गिवन है, ठीक है। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एक हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 whose स्लोप इज √3। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट्स द सर्कल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट है, ठीक है। दोनों को हम लोग 1 बाई 1 करेंगे, ठीक है। देखिए पहला पार्ट ये हमारा है, सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट ये है कि हमें नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, ठीक है, जिसका स्लोप कितना है, √3 है। इसका स्लोप कितना हमारे पास, √3 है। तो देखिए यहाँ पे अगर एक फिगर मैं बनाऊं, एक फिगर हम लोग इस तरीके से बना देते हैं, और सपोज मैं इस तरीके से एक नॉर्मल ऐसे खींच देता हूँ। नॉर्मल का मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास होती है, ठीक है ना। और अगर हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे भी ये सर्कल को कट करता है वहाँ पे एक टेंजेंट खींच दें, तो टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये नॉर्मल है हमारा, तो इसमें सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये है कि इसका स्लोप कितना √3 है। मतलब स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा √3 का मतलब थीटा कितना, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अच्छा देखिए, सर्कल का अगर हमको सेंटर निकालना हो तो हम लोग सर्कल का सेंटर आसानी से निकाल सकते हैं। सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होता है, -g -f होता है, ये हमें पता ही होता है। तो यहाँ से -g और -f अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा। ठीक है, 2,3 हो जाएगा। सर्कल के इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन से हम लोग इस इक्वेशन को x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से कंपेयर करके सर्कल के सेंटर को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सर्कल का ये सेंटर हो गया। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट भी निकालना है आपको क्वेश्चन में, और इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, ये भी क्वेश्चन में आपको निकालना है। सेकंड पार्ट में यही कहा गया, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट्स द सर्कल। ये सर्कल को जहाँ जहाँ कट करता है उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आपको निकालने हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर सर्कल का, अगर मुझे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो नॉर्मल तो एक लाइन होती है, और लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट आपको पता लग गया, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है और सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको पता हो ही गए, और इसका स्लोप नॉर्मल का दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। तो मैं लाइन का कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, y - y1 = क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, mx - x1 यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x1 y1 की वैल्यू अगर पुट कर दूं तो y - 3 = m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, x - x1 कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा व्यवस्थित करके अगर हम लोग लिखें तो ये हमको मिल जाएगा y = कितना मिल जाएगा, √3x। ठीक है, y = √3x और +3, और क्या मिलेगा, -2√3। ठीक है, ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो एक पार्ट का आंसर मिल गया। अब हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को निकालने हैं। ठीक है, ये इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो देखिए, अगर मैं इस ए बी लाइन का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए बी, इसी लाइन का इक्वेशन में पैरामेट्रिक फॉर्म, जो चैप्टर हमने पढ़ाया था आपको स्ट्रेट लाइन, उसमें मैंने आपको बताया था पैरामेट्रिक फॉर्म में किसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x - x1 cos θ = y - y1 sin θ क्या होता है, r होता है। ठीक है, ये हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें किसी लाइन पे एक पॉइंट कम से कम पता हो और उसी लाइन पे r डिस्टेंस पे हमें एक दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो हम लोग इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ पे थीटा मुझे पता है ही, और x1 y1 के लिए मैं सेंटर का इस्तेमाल कर लूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक पॉइंट पता है। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट सी से, मतलब जो गिवन पॉइंट है उससे r डिस्टेंस पे क्या है, एक पॉइंट ए है, और r डिस्टेंस पे एक पॉइंट कौन सा है, बी है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हम लोग आसानी से इस फॉर्म का इक्वेशन, इस फॉर्म का इस्तेमाल करके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। तो अगर मैं x1 की वैल्यू पुट करूं, x1 को हम लोग 2 रख देते हैं। cos थीटा 60 डिग्री है, तो cos 60 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos 60 = कितना हो जाएगा, 1/2 = y - y1 की वैल्यू भी हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो y1 की वैल्यू अगर मैं रखूं यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, y1 कितना था हमारा, 3 था, और थीटा की वैल्यू रखेंगे साइन में, sin 60 कितना होता है, √3/2 = r हमारा क्या है, रेडियस है। रेडियस आपको पता ही है। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे रेडियस की अगर बात कर लें तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस का फार्मूला क्या होता है, √g² + f² - c। ठीक है, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो रेडियस कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस = कितना होगा, 2 हो गया। अब देखिए, अगर एक पॉइंट हमारा क्या है, जो गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस आगे की तरफ है और एक पॉइंट हमारा r डिस्टेंस पीछे की तरफ है, तो अगर इस तरीके के पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो देखिए, यहाँ से हम लोग करते क्या है, एक को हम लोग +r ले लेंगे और एक को क्या ले लेंगे, -r ले लेंगे। मतलब अगर उन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मुझे लिखना हो, देखिए जैसे आपने नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन का इस्तेमाल किया, x - x1 cos θ = y - y1 sin θ r। ठीक है, तो अगर x1 y1 पॉइंट से r डिस्टेंस पर अगर आपको पॉइंट, मान लीजिए गिवन पॉइंट है x1 y1। ठीक है, ये गिवन पॉइंट है आपका कौन सा, x1 y1। अब इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट और है, इसका कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना है वो कितना हो जाएगा, x1 + r cos θ, और दूसरा कितना हो जाएगा, y1 + r sin θ। ठीक है, और इधर की तरफ भी r डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा, उसका अगर आपको कोऑर्डिनेट लिखना है तो कितना हो जाएगा, x1 - r cos θ। ठीक है, और y1 - r sin θ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग कंबाइन करके लिखना चाहें तो x1 ± r cos θ, ठीक है, और y1 ± r sin θ। तो जो गिवन पॉइंट होता है उससे r डिस्टेंस पे अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको लिखना है तो इस फार्मूले का आप इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी की अगर हम लोग बात करें, है ना, फिगर में हम लोग देख लेते हैं उसको हमने क्या नाम दिया है, तो उसको हमने नाम दिया है ए और बी।
तो ए और बी अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 आपका कितना था, x1 आपका था, x1 इज इक्वल टू कितना था आपका, x1 इज इक्वल टू 2 था, ठीक है ना, x1 इज इक्वल टू 2, तो प्लस माइनस r कितना था, 2 था, और cos थीटा cos 60 डिग्री, ठीक है ना, cos 60 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक। और y1 कितना था हमारा, 3 था, और प्लस माइनस r कितना था, 2, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा, तो एक पॉइंट क्या मिलेगा हमको, 2 + 1 मतलब 3 मिलेगा, पॉजिटिव लिया तो, और यहाँ पे पॉजिटिव लिया तो कितना मिलेगा, 3 + √3 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे 3, 3 + √3 एक पॉइंट मिल गया हमको, और दूसरा पॉइंट माइनस लेंगे तो 2 - 1 कितना मिलेगा, 1 यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, 3 - √3 मिलेगा, 3 - √3 मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए जहां पे नॉर्मल क्या करता है, सर्कल को कट करता है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस फ्रॉम 10, 7 टू द सर्कल x² + y² -4x -2y -20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखिए एक सर्कल में बना देता हूं, ठीक है, और एक पॉइंट में कहीं पे भी बना देता हूं, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बता दिया a 10, 7, ठीक है, ये पॉइंट मैंने बना दिया a 10, 7, ठीक है। अब इस पॉइंट की सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल ली। तो मैंने कहा था कि सेंटर से ज्वाइन करते हुए इसको आप ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर दीजिए, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो ये सर्कल को सपोज कहाँ पे कट करता है, मान लिया कि ये पॉइंट बी है, और सर्कल के सेंटर को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जहाँ पे कट किया इसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंटर को निकालेंगे। सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होता है, -g -f होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर कर दे तो g की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, g की वैल्यू -2 मिलेगी, मतलब -g की वैल्यू कितनी मिलेगी, +2 मिलेगी। और ट्वाइस एफ की अगर ट्वाइस एफ इज इक्वल टू -2 है, मतलब एफ इज इक्वल टू -1 है, मतलब -f इज इक्वल टू 1 है। सेंटर आप निकाल सकते हैं, इसको मुझे आपको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। अब हम रेडियस की बात कर लेते हैं। रेडियस का फार्मूला आपको पता है, √g² + f² - c होता है। तो इसमें अगर वैल्यूज को रखेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 4 + 1 और प्लस कितना मिलेगा, 20। तो कुल मिलाकर रेडियस आपका कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की बात करें, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम सर्कल, पॉइंट ए फ्रॉम सर्कल, तो वो कितना होगा, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कितना होगा हमारा, वो होगा AD होगा, ठीक है ना। और AD को हम लोग क्या लिखेंगे, AC + R लिखेंगे। अब AC हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, A का कोऑर्डिनेट पता है, C का कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम लोग AC डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो AC डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 64, ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो 64 और प्लस 36, ये तो AC डिस्टेंस आ गया। और रेडियस अभी आपने कितना बताया, 5 बताया है, ठीक है। तो ये 100 का कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 यूनिट आ जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस। इसी तरीके से लॉन्गेस्ट के बाद अगर हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, AC - R हो जाएगा। और AC आपने अभी कितना निकाला था, 10 निकाला था, और रेडियस कितना, 5, तो 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप लिख सकते हैं, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टू सर्कल्स, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। अब देखिए इस हेडिंग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सर्कल का दो सर्कल का इक्वेशन आपको दे देगा। मान लीजिए एक सर्कल है और एक दूसरे सर्कल का इक्वेशन आपको दे देगा, वो है ना, x² + y² के फॉर्म में दो सर्कल का इक्वेशन आपसे दे देगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए कि इन दोनों सर्कल पे कितने कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, इन दोनों सर्कल पे कितने कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस हेडिंग में पढ़ेंगे कि सर्कल के डिफरेंट पोजीशंस को देखेंगे कि कभी वो क्या होगी, कभी वो कट नहीं करेगी, कभी वो टच करेगी, कभी वो कट कर जाएगी, कभी एक सर्कल दूसरे के अंदर आ जाएगा, तो कितने कॉमन टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, और उसके लिए कंडीशंस क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए सर्कल अगर कुछ इस तरीके का आ गया कि वो इंटरसेक्टिंग नहीं है,
तो अगर हम लोग इस पर कॉमन टेंजेंट खींचना चाहें तो देखिए पहला कॉमन टेंजेंट ये मिलेगा, पहला कॉमन टेंजेंट आपको ये मिलेगा, दूसरा कॉमन टेंजेंट आपको इस तरीके का मिलेगा, ठीक है, दूसरा कॉमन टेंजेंट मिल गया आपको, ठीक है। इसके सेंटर को मैं यहाँ से ज्वाइन करवा देता हूँ, ये हो गया, सर्कल के सेंटर को यहाँ से ज्वाइन करवा देते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। तो अगर और ये दो टेंजेंट हो गए, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इन दोनों को हम लोग मान लीजिए नाम दे देते हैं T1 और इसको मैं नाम देता हूँ T2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, DCT, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की पहचान ये होती है ना, टेंजेंट के नीचे या तो दोनों सर्कल टेंजेंट के नीचे होंगे या तो दोनों सर्कल टेंजेंट के ऊपर होंगे। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ऊपर वाला जो टेंजेंट है T1 उसके नीचे दोनों सर्कल हैं, और नीचे वाले को आप देखिए तो इसके ऊपर दोनों सर्कल है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, पहचान है। अब इस पर दो टेंजेंट और भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। देखिए एक ये वाला इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, और एक इस तरीके से हम लोग इस पर बना सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये हमारा ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक्चुअली इस लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। थोड़ा अच्छे से आप बनाएंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, इन जो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करवाने वाली लाइन है उस पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलेंगे और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। तो कुल मिलाकर कितने कॉमन टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की अगर हम लोग बात करें, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की अगर हम लोग बात करें, कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, की बात करें अगर, तो वो कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिलेगा और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मिलेगा। अब बात ये आती है कि जब सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा तो कैसे आप बता पाएंगे कितने कॉमन टेंजेंट मिलेंगे। तो अगर मैं इसके सेंटर को नाम देता हूँ C1 और यहाँ पे इसके सेंटर को नाम देता हूँ C2, ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलने वाला हमको, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये हमारा रेडियस R1 है, ठीक है, और ये हमारा रेडियस क्या है, R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या, यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन हमारी ये है कि अगर C1 C2 डिस्टेंस निकालें, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालें, तो हम और उनके रेडियस को अगर हम लोग ऐड करें तो हमेशा जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है ना, वो R1 प्लस R2 से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। C1 प्लस C2 इज ग्रेटर देन, एक मिनट जरा मैं इसको रफ करके थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, कि अगर दो सर्कल हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते हैं, टच भी नहीं करते हैं, तो हमेशा उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो होगी उनके रेडियस के सम से क्या आएगी, ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। तो ये सर्कल का आपको इक्वेशन जब 2 दिया रहेगा, पहले उनके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लेंगे, उसके बाद रेडियस निकाल लेंगे। अब सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमेशा अगर R1 प्लस R2 से ज़्यादा आ गई तो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब देखिए सेकंड केस की अगर हम लोग बात करें, अब मान लिया कि आपके पास कुछ स्थिति इस तरीके की है कि सपोज आपका एक सर्कल इस तरीके से है और दूसरा सर्कल इसको टच करता हुआ इस तरीके से है। पहली बार तो ना तो इंटरसेक्ट कर रहा था ना तो टच कर रहा था। अब की बार जो सर्कल हमारा है वो क्या कर रहा है कि एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहा है। कुछ फिगर में बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इस पर हम लोग कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है, दूसरा टेंजेंट आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है, दूसरा टेंजेंट आपको कुछ इस तरीके, थोड़ा सा फिगर बनाने में दिक्कत कुछ गड़बड़ हो रहा है, बट ठीक है, आप उसको समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरा टेंजेंट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए ये सर्कल आपका C1 है, एक सर्कल C2 है, और एक तीसरा कॉमन टेंजेंट आपको, कॉमन टेंजेंट का मतलब समझ रहे हैं ना कि वो दोनों ही सर्कल को एक पॉइंट पे क्या करता है, टच करता हो। ये तीसरा कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो ये वाला तो आपको क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके नीचे दोनों सर्कल लाई करते हैं। ये दूसरा वाला ये वाला भी हमारा क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, क्योंकि इसके ऊपर दोनों सर्कल लाई करते हैं। और ये वाला जो हमारा होगा ये क्या होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा, क्योंकि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हम लोग उसको बोलते हैं कि जब लाइन के एक साइड में एक सर्कल हो और दूसरे साइड में दूसरा सर्कल हो तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की अगर हम लोग बात करें, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की अगर हम लोग बात करें, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, तो हमको टोटल कितने मिलने वाले, 3 मिलने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने मिलने वाले, 3 मिलने वाले हैं, जिसमें से 2 क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा और एक क्या होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। अब इसके लिए कंडीशन की बात करें, जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया होगा तो वहां पे आपको सर्कल का इक्वेशन दिया होगा।
तो वहाँ से आप कैसे निकाल पाएंगे कि ये कौन सा केस बन रहा है, मतलब इंटरसेक्टिंग है कि टच करने वाला केस है, वहाँ से आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सेंटर के बीच के डिस्टेंस निकालें, C1 C2 निकालें, तो वो क्या आ जाएगा, वो देखिए यहाँ पे R1 और प्लस R2 के बराबर आ जाएगा। दोनों के रेडियस को ऐड करिए तो और सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालिए तो दोनों इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे C1 C2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। तो जब भी आपको सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा तो वहाँ से सेंटर और रेडियस निकाल के दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालिए और दोनों के रेडियस को ऐड करिए। अगर रेडियस का सम सेंटर के डिस्टेंस के बराबर आ गया तो आप समझ लीजिए कि इस तरीके का केस बनने वाला है, मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच करते हुए आपको दिखेंगे और उस केस में टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो ये हमारा कौन सा केस था, सेकंड केस था। अब देखिए हम लोग का थर्ड केस क्या बनने वाला है। अभी तो दोनों सर्कल, पहले केस में दोनों सर्कल एक दूसरे को ना तो इंटरसेक्ट किए थे ना तो टच किए थे। दूसरे केस में दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच किए हुए थे, एक्सटर्नली टच किए हुए थे, ठीक है। अब की बार जो हमारा सर्कल है वो एक दूसरे को क्या करने वाला है, इंटरसेक्ट करने वाला है। वो मान लीजिए एक सर्कल इस तरीके से और दूसरा सर्कल इस तरीके से है। तो अब की बार अगर हम लोग खोजें कि कितने कॉमन टेंजेंट हमको मिलने वाले हैं, अगर उसको हम लोग खोजें तो यहाँ से आपको देखिए एक टेंजेंट तो आपको ये मिलने वाला है, ठीक है, और दूसरा आपको टेंजेंट ये मिलने वाला है। तो इस केस में सिर्फ 2 ही टेंजेंट आपको मिलने वाले हैं। इस केस में आपको सिर्फ 2 ही टेंजेंट मिलने वाले हैं। मान लीजिए एक टेंजेंट आपको ये वाला मिलेगा, है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये कौन सा टेंजेंट आपको मिलेगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिलेगा आपको। और ये वाला भी हमारा क्या मिलेगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको मिलने वाला है। तो टोटल हमको अगर बात करें तो टोटल कॉमन टेंजेंट कितने मिलने वाले हैं, 2 टेंजेंट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर कंडीशंस क्या होगी, पहले तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की अगर हम लोग बात करें, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हमको कितने मिलने वाले हैं, 2 मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें कि कंडीशन क्या होगी, इसके लिए कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जाम में सबसे पहले आपको क्या गिवन होगा, एग्जाम में आपको सर्कल के इक्वेशन गिवन होंगे। तो वहां से आप कैसे पता लगा पाएंगे कौन सा फिगर बनने वाला है। तो इस केस के लिए कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है वो किससे छोटी होती है, R1 प्लस R2 से तो छोटा होता है, लेकिन दोनों के डिफरेंस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। डिफरेंस में हम यहाँ पे मॉड इसलिए लगा दे रहे हैं कि हो सकता है कि R1 रेडियस बड़ा हो या R2 रेडियस बड़ा हो, तो जो भी बड़ा होगा बड़े में से छोटे को क्या करना है, आपको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालिए, दोनों का रेडियस निकालिए। अगर वो रेडियस के सम से छोटा आया और दोनों के डिफरेंस से बड़ा आया तो समझ लेना कि दोनों सर्कल क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले हैं। और इस केस में टोटल कितने कॉमन टेंजेंट बनने वाले हैं, 2 कॉमन टेंजेंट बनने वाले हैं। तो ये हमारा कौन सा केस था, केस नंबर 3 था। अब हम लोग बात करने वाले हैं केस नंबर 4 का, ठीक है। तो केस नंबर 4 में देखिए क्या होने वाला है। अभी तक जो हमारा सेकंड केस था उसमें हमारा सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा था। अब यहाँ पे एक फिगर में बनाने वाला हूँ जिसमें हमारा सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करने वाला है, ठीक है, एक दूसरे को इंटरनली टच करने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक इस तरीके से बना लेता हूँ। मान लीजिए कि इसका ये सेंटर ये हो गया, मान लीजिए इसके सेंटर को मैं C2 लिख देता हूँ, इसके सेंटर को मैं C1 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन टेंजेंट की बात करें तो सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट हम लोग खींच पाएंगे और एक ऐसा होगा, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की बात करें अगर इस केस में, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो वो कितने मिलने वाले हैं, वो टोटल मिलने वाला है आपको 1 मिलने वाला है। और इसके लिए कंडीशन की अगर हम लोग बात करें कि इसके लिए कंडीशन क्या होती है, 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली कब टच करते हैं, उसके लिए कंडीशन आपकी ये हो जाएगी कि इनके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है ना C1 C2 वो हमेशा किसके बराबर आएगा, वो R1 माइनस R2 के बराबर आएगा, ठीक है। वो दोनों किसके बराबर आएगा, मान लीजिए देखिए ये हमारा सपोज ये मान लीजिए कि मैं इसको C1 इसको कर देता हूँ, इसको C2 कर देता हूँ। तो ये मेरा R1 डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक R1 डिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ तक R2 डिस्टेंस होगा। तो अगर R1 में से आप R2 को माइनस कर देंगे तो C1 C2 के बराबर आ जाएगा। तो जब भी C1 C2 इज इक्वल टू दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस दोनों के रेडियस के डिफरेंस के बराबर आ जाए तो समझ लेना सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे। और इस केस में आपको टोटल कितने कॉमन टेंजेंट मिलने वाले हैं, सिर्फ एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको मिलने वाला है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स
दैट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वहां पे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि दो कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं, 4 कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं, 3 कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं, नन ऑफ दिस, इस तरीके की चीजें आपसे दी जा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो सर्कल है उस सर्कल का हमें सेंटर निकालना पड़ेगा। तो पहले सर्कल का अगर हम लोग सेंटर निकालना चाहें तो वो हमको कितना मिल जाएगा, 2,3 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरे सर्कल का क्या निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे। तो इस दूसरे सर्कल का जो हमें सेंटर मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, -1, मिलेगा, -1, मिलेगा। अब हम लोग रेडियस की बात कर लेंगे, पहले सर्कल का रेडियस निकालेंगे, फार्मूला आपको पता ही है, √g² प्लस f² माइनस c। तो यहाँ से हम लोग पहले सर्कल का जो रेडियस निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, 4 + 9 और 4 + 9 + 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा टोटल, √16 का कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और दूसरे के रेडियस की अगर बात करें तो वो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाएंगे, √g² प्लस f² और माइनस c लगाएंगे, 1 कट जाएगा। तो यहाँ से रेडियस कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो C1 C2 के बीच की अगर डिस्टेंस निकालो तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 16 मिल जाएगा, टोटल मिल गया 5। अब देखिए रेडियस को अगर आप ऐड करिए तो वो भी 5 आएगा और सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी 5 आ गई। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि C1 C2 जो हमारा है वो किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के बराबर है। अब जो मैंने कंडीशंस लिखवाई, जो आपको टेबल बनवाया है, उसको आप जरा ध्यान से देखिए कि C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कब आता है, जब सर्कल हमारे एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं। सेकंड वाला केस आप याद करिए कि जहाँ पे हमारा क्या आया था, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस, दिस इज C1 दिस इज C2, दिस इज R1 दिस इज R2। तो जब C1 C2 के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर आती है तो उस समय हमारा क्या होता है, उस समय हमारे दोनों सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं और इस केस में टोटल 3 कॉमन टेंजेंट हम लोग खींच पाते हैं। एक कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरीके का होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, दूसरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस तरीके का होगा और तीसरा हमारा क्या होगा, इस तरीके का ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक हम लोग खींच पाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की अगर हम लोग बात करें कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स सबको कितने मिले, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 आ जाएंगे इस केस में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उसका इक्वेशन निकाल के दिखाइए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 2 मुख्य बातें जानना पड़ेगा। पहली मुख्य बात ये है कि देखिए जैसे मान लीजिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचा है, देखिए ये हमारा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना, और मान लीजिए कि ये हमारा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये एक दूसरे से P पे मीट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो P पॉइंट होता है ना, इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है कि पॉइंट P डिवाइड्स C1 C2, जो C1 C2 डिस्टेंस है, C1 C2 इन द रेशियो R1:R2 एक्सटर्नली। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये सेंटर है आपका C1 और ये आपका कौन सा है, सेंटर है C2, और मान लीजिए कि ये पॉइंट है P। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी PC1 डिस्टेंस है, PC1:PC2 डिस्टेंस है, उसका रेशियो कितने के बराबर है, R1:R2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको जान के रखना है। दूसरा देखिए, अब हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक ये है और दूसरा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमारा ये है। ठीक है, और सपोज ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट Q पे मीट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट Q होता है ना, पॉइंट Q डिवाइड्स C1 C2 इन द रेशियो व्हाट R1:R2 इंटरनली। अब की बार वो इंटरनली क्या करता है, R1:R2 रेशियो में वो इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब क्या हुआ इसका कि देखिए अगर ये पहले सर्कल का सेंटर है C1, ये सर्कल दूसरे सर्कल का सेंटर है C2 और यहाँ पे पॉइंट Q है, तो हमारा जो QC1 डिस्टेंस है और QC2 डिस्टेंस है उसका जो रेशियो होता है वो किसके बराबर आता है, R1:R2 के बराबर आता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको जान के रखनी है। अब देखिए हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकलेगा, ठीक है ना। अब देखिए जब हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहले P पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको पता लग गया कितना हो गया, x1 y1 हम यहाँ से निकाल लेंगे, इस कंडीशन 1 का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल लेंगे। देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेट पॉइंट P
बी व्हाट x1 y1, ठीक है, x1 y1 है। तो अब मैं क्या करूंगा कि x1 y1 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम एक्स माइनस x1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें सिर्फ एक ही चीज मुझे नहीं पता है, मुझे स्लोप नहीं पता है, इस जो लाइन है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसका स्लोप मुझे नहीं पता है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए देखिए कोई भी सर्कल ले लीजिए, मान लो फर्स्ट सर्कल मैं ले लेता हूं, तो इसका सेंटर मुझे पता होगा, इसके सर्कल के सेंटर से इस जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इस पे मैं क्या ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो किसके बराबर आ जाएगा, वो r1 के बराबर आ जाएगा। मतलब यूज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वी कैन फाइंड व्हाट यम। और यहां से दो दो वैल्यू मिलेगी, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हैं, तो जब आप परपेंडिकुलर आप बताएंगे ना कि सर्कल के सेंटर से, पहले वाले सर्कल के सेंटर से या दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो रेडियस के बराबर आया, तो वहां से दो दो वैल्यूज आपको मिलेंगी स्लोप की, और जब दो दो वैल्यूज मिलेंगे उस स्लोप को यहाँ पे आप रखेंगे तो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की अगर बात कर लें तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसका इस्तेमाल कर लेंगे, सेंटर आपको पता होगा, ठीक है, C1 C2 आपको पता होगा, और ये रेशियो आपको पता होगा R1:R2, तो इसका इस्तेमाल करके पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो हम सपोज कर देते हैं कि लेट पॉइंट क्यू बी व्हाट x1 y1। तो अब हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कितना आ जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ठीक। अब इसमें भी हम लोग ये स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे भी आपको m की दो दो वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो जब मैं अभी आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग इस चीजों को निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब अगली बात है कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसका लेंथ कैसे निकाला जाए और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ कैसे निकाला जाए। अब देखिए हम लोग लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैंने एक फिगर बना रखा है, देखिए एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है, पहले वाले का सेंटर को मैंने C2 से लिखा है और इसके रेडियस को R2 से लिखा है, दूसरे वाले के सर्कल के सेंटर को मैंने C1 से और रेडियस R1 को लिखा है, मतलब QC1 जो लेंथ है वो R1 के बराबर है, PC2 लेंथ R2 के बराबर है, ठीक है। इसके बाद मैंने C1 C2 को मिलाया हुआ है और यहाँ से पॉइंट P से जो हमारा रेडियस R1 है उस पे वहां पे मैंने एक पैरेलल लाइन खींची है, किसके C1 C2 से एक पैरेलल लाइन खींची है, ठीक है। या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, किस पे QC1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो हमारा यहाँ पे आप इस तरीके से कह सकते हैं कि P से मैंने एक पैरेलल लाइन खींची है, किसके पैरेलल लाइन खींची है मैंने, ये एंगल 90 न कह के, क्योंकि ट्रायंगल में तो 180 से ज़्यादा हो नहीं सकता है और ये एंगल तो 90 होगा ही होगा, इसलिए इसकी 90 की बात ना करके बल्कि आप इसको इस तरीके से कहिए कि पॉइंट P से एक पैरेलल लाइन मैंने खींचा है, किसके C1 C2 के पैरेलल एक लाइन मैंने क्या खींचा है, PL खींचा हुआ है, ठीक है, ये बेटर होगा। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे ये जो PQ लेंथ होता है ना, PQ लेंथ, यही हमारा क्या है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जिसको मैं LT से चाहे तो आप डिनोट कर लीजिए, तो यही आपको PQ लेंथ निकालना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए अगर ये PC2 हमारा R2 है तो निश्चित रूप से LC1 भी हमारा क्या होगा, R2 होगा, और QC1 लेंथ हमारा कितना है, QC1 लेंथ R1 है, तो इसका मतलब QL लेंथ कितना होगा, R1 माइनस R2 होगा, जिसको मैंने यहाँ से एरो पे दिखाया है कि R1 माइनस R2 के बराबर होगा। अब ट्राइंगल PQL की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये एंगल क्यू पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि हमेशा जो है जो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग बात कर लें कि इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल PQL में अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, सॉरी हाइपोटेनस बोलते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा हाइपोटेनस है, जिसको मैं D से डिनोट कर रहा हूँ, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, D से डिनोट कर रहा हूँ। व्हाट इज D? D हमारा है C1 C2, मतलब दोनों के सेंटर के बीच की क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो मुझे यहाँ से लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा डी स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यही एक फार्मूला होता है, इसको आप अच्छे से फार्मूले को ध्यान में रख लीजिए। डेरिवेशन की बहुत ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आपको कभी भी कहा जाए कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालिए, तो आपको वहाँ पे रेडियस पता होगा, दोनों का सेंटर पता होगा, सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालिए, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर करिए और वो डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर देखिए हम लोग बात करें कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैंने फिगर बनाए रखा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कौन सा होगा, RS होगा, जो कि किसके बराबर होगा, TQ के बराबर होगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखिए ये जो PR लाइन है इसको मैंने आगे T तक एक्सटेंड किया है, इस तरीके से एक्सटेंड किया है कि ये हमारा SQ और RT ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अगर ये हमारा SQ R2 है तो RT भी हमारा क्या होगा, R2 होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ट्रायंगल PTQ जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, PTQ हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो उसमें अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर दें, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग जो है वहां से क्या किसका लेंथ निकालेंगे, TQ का लेंथ निकालेंगे, ठीक है। और जो TQ का लेंथ होगा, ठीक है, ये मान लीजिए ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का है, ठीक है। तो जो TQ का लेंथ होगा वही हमारा RS का लेंथ होगा, वही हमारा लेंथ ऑफ क्या होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। तो ट्रायंगल PTQ में अगर हम लोग बात करें और पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ELT लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जिसको हम TQ से डिनोट कर रहे हैं वो किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट में किसके बराबर आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस किसके बराबर आ जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर आ जाएगा, R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। जहां पे R1 प्लस R2 हमारा क्या है, R1 प्लस R2 हमारी कौन सी लेंथ है, हमारी PT लेंथ है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस कौन सा होगा, PQ, जिसको हम D से डिनोट कर रहे थे, ठीक है, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, D से डिनोट कर रहे थे। D का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना आता है, डी स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पे जो क्वेश्चन ये फार्मूले का इस्तेमाल करके डायरेक्ट आपको क्या देगा, दो आपको सर्कल के इक्वेशन दे देंगे और वहां पे आपको लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपको निकालना रहेगा, ठीक है। तो किसी भी किताब से आप क्वेश्चन जो है आप इसका देख सकते हैं और बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।